क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास। ये बढ़िया क्वेश्चन था कि एक पंक्ति में पी व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया उसने, वेरिएबल दे दिया हमें, पी दे दिया, एम दे दिया, एन दे दिया, है ना। तो बच्चे इसको देख के भी काफी घबरा गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ रावत और आप देख रहे हैं पीआर के स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज हम 21 सितंबर वाला वीडियो पटवारी का पेपर सॉल्व करने वाले। जो पेपर लीक हुआ था वही पेपर है। आयोग ने पहली बार बहुत बढ़िया पेपर बनाया था, मतलब इसका स्टैंडर्ड अगर मैथ्स का देखें तो बहुत अच्छा पेपर है ना। तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी ये पेपर लीक हुआ तो इसके खिलाफ बच्चों ने आंदोलन भी किया था। तो सीएम साहब ने वही सीबीआई के आदेश तो दे ही दिए और 1 महीने बाद एग्जाम भी होने वाला है दोबारा से, है ना। ऐसा बोला गया कि 1 महीने या कुछ टाइम बाद ये री एग्जाम होगा। तो हम इस पेपर को देखते हैं, इस हिसाब से हम आगे की तैयारी करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 10 क्वेश्चन हमारे पास जो रीजनिंग के। पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि 6 विद्यार्थी ABCDEFG एक मैदान में बैठे हुए। तो 6 बच्चे हैं जो एक मैदान में बैठे हुए। उनमें से ए और बी नेहरू घर जबकि बाकी विद्यार्थी गांधी घर में रहते हैं। DF लंबे हैं जबकि अन्य छोटे हैं। ACD ने जूते पहने हुए जबकि अन्य ने नहीं पहने हुए। तो कौन से 2 विद्यार्थी जिन्होंने जूते पहने हुए और छोटे हैं। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो शुरू की 2-3 लाइनें वो हमारे किसी काम की नहीं है। गांधी घर में रहते हैं, नेहरू घर में रहते हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आयोग ने क्या किया, पहली बार लेंथी क्वेश्चन पूछा ताकि बच्चा पढ़े या देखे, वो उसे कर ना पाए। स्पीड ब्रेकर के तौर पर उसने इसको यूज किया, है ना। तो मैं अगर यहां से देखूं डी और एफ दोनों लंबे हैं, यानी डी और एफ लंबे हैं औरों के कंपैरिजन में। इनमें से कौन कितना लंबा है, डी और एफ आपस में कितने लंबे हो नहीं पता। तो यानी बाकी छोटे कितने हैं, ए छोटा है, बी छोटा है, सी छोटा है और ई छोटा है ना। तो ए बी सी ये तो लंबे हो गए और बाकी छोटे हो गए। अब उसने आगे बोला है कि ए सी डी ने जूते पहने हुए। ए सी और डी ये तो जूते पहने हुए हैं, ठीक है। यानी बाकी कौन बचा, एक बचा बी, एक बचता है ई और एक बचता है एफ। इन्होंने जूते नहीं पहने हुए। तो मुझे बताना है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने जूते भी नहीं पहने और छोटे भी हैं। तो देखो छोटे बी और ई यहाँ पर है, बी और ई यहाँ पर है। तो ये छोटे भी हैं और इन्होंने जूते भी नहीं पहने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी और ई, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन लेंथी बनाया गया था, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास। ये बढ़िया क्वेश्चन था कि एक पंक्ति में पी व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया उसने, वेरिएबल दे दिया हमें, पी दे दिया, एम दे दिया, एन दे दिया, है ना। तो बच्चे इसको देख के भी काफी घबरा गए। तो उसने बोला कि क्लास में ना एक पंक्ति में पी व्यक्ति बैठे हुए और बॉब का स्थान आरंभ से यानी स्टार्टिंग से देखे तो एम है और लास्ट से देखे तो एन है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है मुझे ये बताना है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर पी के बारे में बताया गया, तो पी यहाँ पर टोटल स्टूडेंट है, यहाँ टोटल व्यक्ति है। तो देखो टोटल हमेशा होता है कि उसका स्टार्टिंग से क्या नंबर है, एंडिंग से क्या नंबर है, उसमें से -1 कर देते हैं तो पी वही आ जाता है, ठीक है। तो m + n - 1 p यानी ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ये -1 क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आदमी है बॉब है उसको मैं काउंट कर रहा हूं। तो मैंने आगे से भी काउंट कर लिया, मैंने उसको पीछे से भी काउंट कर लिया, ठीक है। तो 2 बार काउंट हो चुका है जबकि वो एक ही बार काउंट होना है। तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, m + n - 1 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, m + n - 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिलॉक्स का क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि इस बार मेरे पास जो हमारे पास कंक्लूजन दिया था वो काफी बेहतरीन दिया गया था। तो स्टेटमेंट देखो मैं, तो स्टेटमेंट बोला है सभी सुइयां जो है धागे। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो जितनी भी सुइयां हैं वो क्या है, धागे हैं, और जितने भी धागे हैं वो डिब्बे हैं, और सभी पेड़ डिब्बे। तो ये पेड़ आ जाएगा और ये डिब्बे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये पेड़ है, पेड़ का सिर्फ डिब्बे से रिलेशन रहेगा। ये इन दोनों को टच नहीं करेगा क्योंकि मेरे को स्टेटमेंट में कहीं बोला नहीं गया। तो जब तक आपको बोला ना जाए आप इसको कहीं भी और टच नहीं करोगे, ठीक है। अब कंक्लूजन है मेरे पास। कंक्लूजन बोला है कोई भी इसमें पेड़ नहीं है। तो देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होगा, ये सिलॉक्स का रूल कहता है। तो पहला तो मेरा गलत, ठीक है। दूसरा उसने बोला है कुछ पेड़ धागे। तो कुछ पेड़ धागे, देखो ये धागा ये पेड़ है, इनका आपस में मेरे को कुछ इनके बारे में जानकारी नहीं। तो आपके पास अगर जानकारी ना हो तो आप एग्जामिनर कोई
को कंक्लूजन पूछे वो गलत ही होगा, कोई भी निष्कर्ष पूछे वो गलत ही होगा मेरे सर, ठीक है। तीसरा जो मेरे पास कंक्लूजन है, कुछ डिब्बे सुइयां हैं, तो देखो कुछ डिब्बे सुइयां बिल्कुल है, डिब्बे का ये वाला पोर्शन, क्योंकि डिब्बे के अंदर सुइयां तो बिल्कुल ये सही होगा। और चौथा बोला है कुछ पेड़ सुइयां हैं, तो कुछ पेड़ सुइयां हैं, तो ये गलत है, ठीक है। अब देखो ये इसमें एक सेकंड, मैं अगर फर्स्ट और फोर्थ को देखूं, तो फर्स्ट और फोर्थ अगर आप कंक्लूजन देखें तो देखो सुई और पेड़, और सुई पेड़ और सुई, ठीक है। तो एक आइदर का केस बन रहा है, मैं पहले इसका आंसर बता दूंगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में आइदर लगेगा, ठीक है, और हमारा तीसरा वाला सही है, ठीक है। अब मैं आपको आइदर की कंडीशन बता देता हूँ, आइदर वाला केस कब लगता है। तो देखो आइदर वाला केस कब लगता है, इसके लिए मुझे ना हमारी 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि जिन 2 कंक्लूजन में आइदर लग रहा है वो मेरे हिसाब से रॉन्ग होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से रॉन्ग होने का मतलब मेरे को मतलब मेरे पास उनके बारे में कोई डेटा नहीं है, मैं जानता नहीं था तो मैंने बता दिया कि ये गलत है ना, डाटा था ही नहीं तो मैंने गलत बता दिया। दूसरी कंडीशन है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और एक तीसरा जो पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है, और उनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज देखना, पहला तो मैंने बता दिया कि मेरे पास डेटा नहीं था तो मैंने इन दोनों को गलत बता दिया। अब दूसरी जो कंडीशन है मैंने बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। सम के साथ बनेगा सम नॉट, यानी एक स्टेटमेंट में अगर सम आ रहा है और अगले स्टेटमेंट में सम नॉट है तो हम ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा, एक दूसरा बनेगा सम और नो, ठीक है, सम और नो। एक बनेगा ऑल और सम नॉट, ठीक है, ये 3। यानी अगर मैं देखूं कुछ और कुछ नहीं, ठीक है, कुछ और कोई नहीं, और तीसरा देखो मैं सभी और कुछ नहीं। तो ये मेरे 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए, ठीक। तो जैसे ये दोनों फर्स्ट एंड फोर्थ मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं था। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना कोई भी, जिसको हम बोलेंगे नो वे, नो वाला, और यहाँ पे कुछ, है ना। तो ये आ गया नो और सम वाला केस। अब इसने बोला सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होने चाहिए, तो सुई और पेड़ दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आइदर वाला केस लगेगा, ठीक है। अब मैंने एक लाइन और बोली थी, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम होने चाहिए, उनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। यानी अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता हूँ, है ना, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ इस वाले पोर्शन कि जो मैंने ये बात बोली है कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट और उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि कोई ए बी नहीं है ना, और मैं बोलूं कुछ ए बी है, तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रीडिकेट है, ये प्रीडिकेट है। तो ए और बी दोनों में है और इनकी पोजीशन भी सेम है, यानी ए के सामने ए है और बी के सामने बी। बट कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की पोजीशन जो है वो सेम नहीं होती है, तब भी आइदर का केस लग जाता है। ये कंडीशन कहां पे लगती है, ये कंडीशन लगेगी आपकी, जैसे मैं इस वाली लाइन को मैं ऐसे लिख दूं कि कोई बी ए नहीं है, सिर्फ इस वाली कंडीशन में हमारी क्या आइदर का केस बन सकता है, क्योंकि देखो कोई भी ए बी नहीं है या कोई भी बी ए नहीं है, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो इस वाली कंडीशन में अगर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आगे पीछे हैं तो हमारा आइदर का केस बनेगा। अदरवाइज बाकी और अगर मैं सेंटेंस ले लूं, जैसे मैं ये ले लूं कि कुछ बी ए नहीं है, और मैं अगर सिर्फ इन दोनों को देखूं तो मेरा आइदर का केस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी पोजीशन इंटरचेंज होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड फोर्थ, और तीसरा सही, ठीक है। तो दोस्तों इस सिलॉक्स ना बहुत मतलब डेप्थ वाला चैप्टर है, इसमें काफी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 टाइप के, है ना। जब ये हम कभी इस टॉपिक को शुरू से पढ़ाएंगे तब आपको मैं सारे इसके टाइप बताऊंगा कि आइदर वाला टाइप क्या होता है, ओनली वाला टाइप क्या होता है, ये नॉर्मल जो टाइप होता है क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये देख लो, और मैंने आपको थोड़ा बेसिक तो बता ही दिया कि कैसा इसका आंसर दिया है, ठीक है। तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
चौथा मेरे पास है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन था पूरे पेपर में। तो इसने बोला ए और बी भाई है, तो ए और बी जो है इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ए और बी भाई है, ठीक है। और ए का पिता सी है, तो ए का जो है पिता वो सी है, ठीक है। ई का भाई डी है और बी की पुत्री ई है, तो बी की जो पुत्री है वो ई है, और बोला है ई का जो भाई है वो डी है। ई का भाई कौन आ गया, डी आ गया। तो डी का ताऊ और चाचा बताना है, तो डी का ताऊ और चाचा कौन होगा, ए, ठीक है, क्योंकि डी के पापा बी है और बी के भाई ए है, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन था पूरे पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एजेस का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन था भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसने बोला है कि बी की आयु ए की आयु से 10 गुना है, तो जो बी की आयु है वो ए से 10 गुना है, तो ए मैंने एक्स मान लिया, बी कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, ठीक है। और बोला है एन वर्षों के उपरांत बी की आयु ए की आयु से 3 गुना हो जाएगी। अब देखो एन साल बाद जो बी की आयु है वो ए की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो देखो एन साल बाद, तो यानी ए की भी आयु एन साल बढ़ेगी और बी की भी आयु एन साल बढ़ेगी, दोनों एन साल बढ़ेंगे। और बोला है कि बी की आयु ना ए की आयु का 3 गुना हो जाएगी, तो ए अगर 1 टाइम होगा तो बी 3 टाइम हो जाएंगे। तो इसको मैंने रेशियो में लिख दिया, यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 3x इंटू 3n और आ जाएगा 10x प्लस n, ठीक है। यहाँ से मैं x एक साइड ले जाऊँ तो 3n में से n माइनस कर दो और 10x में से 3x माइनस कर दो, तो यानी 2n बराबर आ जाएगा 7x और n बराबर आ जाएगा 7x अपॉन 2। अब उसने बोला है इनमें से 4 ऑप्शन दिए मेरे पास और स्टेटमेंट में है ऑप्शन, तो बोला कि ए की आयु नहीं हो सकती, तो कौन सी नहीं हो सकती, एक सम संख्या जो अभाज्य हो यानी ऐसा इवन नंबर जो प्राइम हो, एक इवन नंबर है ना यानी सम संख्या, एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या, और बोला है एक पूर्ण वर्ग यानी जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना। तो अगर मैं देखूं तो कौन सा नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे ना ऑप्शन पुट कर लेता हूँ वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल है, एक तो एक एन है और एक एक्स है, मैं इसको आगे सॉल्व तो नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन रखने की कोशिश करता हूँ। तो बोला है एक सम संख्या जो अभाज्य हो, तो मेरे पास सम संख्या और अभाज्य एक ही नंबर है 2, जो सम भी है और अभाज्य भी है ना। तो मैं अगर यहाँ पे 2 रखूं n बराबर, तो मेरा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से पहले वाले से तो मेरा आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा बोला एक संख्या जो सम हो यानी ऐसा नंबर जो इवन हो, तो इवन नंबर 2 4 6 8 है ना, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूं तो 7 इंटू, और मैं x की जगह रख दूं 4 6 रख दूं, कोई सा भी 8 ही रख दूं, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा n आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास एक संख्या जो विषम हो यानी एक ऐसा नंबर जो ऑड हो, तो अगर मैं यहाँ पे n बराबर 7 इंटू और ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो 3 5 7 9, तो सपोज मैं यहाँ पे 5 ही रख दूं, तो अगर मैं इसको 2 से काटता हूं तो मेरा आंसर आएगा पॉइंट में, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे n वर्ष बोला है ना, तो n साल बाद, तो ये मेरा परफेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड से तो आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन फोर्थ को मैं चेक कर लेता हूँ, तो ऐसा नंबर जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो मैं 7 इंटू, अब पूर्ण वर्ग 2 का स्क्वायर 4 होता है, पूर्ण वर्ग 4 9 16 25, तो अगर मैं 4 रखूं तो कितना 14, मैं अगर 16 रखूं तो 56, तो पूर्ण वर्ग से भी आंसर आ सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चे आप पूछ सकते हो कि हमने यहाँ पे 4 रख दिया, 16 रख दिया, 9 और 27 रखेंगे, तो 9 और 27 अगर मैं रखूं तो तब मेरा आंसर पॉइंट में आएगा। बट उसने ऐसा बोला कि ऐसी संभावना पूछी, पॉसिबिलिटीज, है ना। तो पॉसिबिलिटीज में जरूरी नहीं है कि मैं वो स्क्वायर नंबर लूं जो क्या है ऑड हो, मैं ऐसे स्क्वायर नंबर भी ले सकता हूँ जो क्या है इवन हो, तो ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर होगा। मैं ऐसे ऑड नंबर रख लूं कोई भी, तो मेरा आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ से बिल्कुल 0 पॉसिबिलिटीज है। और ऑप्शन फोर्थ से मेरी एटलीस्ट 50% तो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आधे मेरे पास जो स्क्वायर है वो इवन है, आधे मेरे पास ऑड है, तो भाई इवन वाले से तो आंसर निकल ही रहा है। बाकी इसने क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ऑड या इवन, तो आंसर होगा मेरा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये लंबी चौड़ी क्वेश्चन बनी है। अब ग्रुप सी के पेपर में बच्चा क्या ही कर लेगा, है ना, पर फिर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक लेवल है क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो मेरे पास दिया है, एक आयताकार सीट है जिसका जो माप दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। से कितने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त काटे जा सकते हैं। तो देखो क्षेत्रफल से मैं क्षेत्रफल को डिवाइड कर लूं, तो अगर मैं पहले आयत का क्षेत्रफल देखूं
तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और अगर मैं वृत्त का देखूं तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल को मैं वृत्त के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वो संख्या आ जाएगी जिससे मैं इतने 1 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के वृत्त काट सकता हूं। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो मेरे पास है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 11 × 4। तो और मेरे को संख्या चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि मैं आयत को वृत्त से डिवाइड कर दूं यानी उसके क्षेत्रफल को। तो वृत्त का क्षेत्रफल है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। आर मेरे पास 1 है, 1 × 1, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट है, ये बड़ा वाला डिवाइड है, तो 2 नंबर डिवाइड के ऊपर होते हैं, 2 नंबर डिवाइड के नीचे होते हैं, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो फर्स्ट सेकंड इसके नीचे, थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी मैं 7 को ऊपर ले जाऊंगा, 11 × 4 × 7 और नीचे 22 × 1 × 1, है ना। तो मैं इसको काटूं, 11 दूना 22 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 14, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा हमें इसका मेथड बताओ तो आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उतार लिया होगा आपने। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, ये डायग्राम बना के दिया हुआ था, है ना। और हमसे उसने ना इस डायग्राम में कुछ पाथ बनाए थे और मुझे उनके लंबाई का ऑर्डर बताना है, तो इसमें कुछ दिया गया 4 ऑप्शन। तो अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो मेरे पास एक तो ये है, ये वाला, और एक ये वाला है, ठीक है, और एक ये वाला दिया हुआ है। तो मेरे को D1, D2 और D3 दिया है। तो ए बी की जो लंबाई है, तो ए ये है यानी ये वाला, ये मेरे पास ए बी है D1, ठीक है। और बाकी ये दोनों D2 और D3 है, बाकी जो बचे वो D2 और D3। तो देखो D2 और D3 तो हमारे आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि ये दोनों से ये भी एक है, इतनी लंबाई एक है और इतनी लंबाई एक है, तो ये इसमें एक बार ऐसे और एक बार ऊपर को, है ना। तो D2 और D3 तो बराबर ही है। अब मेरे को ये देखना है कि ये इन दोनों से लंबा है या नहीं है, ठीक है। तो एक चीज देखना, अगर मैं इस वाले डायग्राम से ये ऐसे बनाता हूं तो ये हाइपोटेनियस हो गया यानी विकर्ण हो गया, है ना। तो देखो विकर्ण की लंबाई इन दोनों साइड की लंबाई से ही ज्यादा होती है, यानी स्क्वायर की। अगर मैं विकर्ण का स्क्वायर करूं तो यानी ये वाला इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। तो यानी अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे पास ये एक और ये ऐसे किया हुआ है और एक ही और ये ऐसे किया हुआ है, तो ये वाली जो लंबाई है वो इन दोनों से ज्यादा है। तो ऑप्शन यानी D1 मेरा ग्रेटर होगा D2 और D3 से, और D2 और D3 बराबर होंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली ये आपस में बराबर, और ये दोनों इन दोनों से बड़े हैं, क्योंकि देखो एक तो ऐसे हाइपोटेनियस आना है और ये हाइपोटेनियस से भी बाहर है, इसको मोड़ा गया है। तो यानी अगर मैं इसका और इसका स्क्वायर करता हूँ और ऐड करता हूँ तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो यानी ये वाली भुजा हमारी लंबी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है मेरे पास कि एक खुले मैदान में ए और बी किसी एक बिंदु पर खड़े हैं, ठीक है। तो एक मैदान है, इसमें ए और बी, तो बोला है कि ए का जो फेस है वो इस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, ठीक है, और बी का फेस नीचे की तरफ है, साउथ डायरेक्शन में। अब बोला कि ए अपने राइट साइड 8 किलोमीटर चलता है, तो देखो इस फेस इसका साइड है तो उसका राइट इधर होगा, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और बी अपनी बाई तरफ 2 किलोमीटर चलता है, देखो बी अपने बाएं तरफ, तो बी का फेस देखो नीचे की तरफ, तो उसका बाएं भी साइड होगा, तो ये 2 किलोमीटर चलेगा, यहाँ पे चलो, ठीक है। अब उसके बाद उसने बोला है अब ए दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, ए नीचे चलेगा। अब मुझे नहीं बताया गया कि कितना चलेगा, ठीक है। अब बी के लिए बोला कि बी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका ऐसा होता है जैसे घड़ी की सुई चलती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, तो यानी ये कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा चलेगा। और उसने बोला है कि चलने के बाद कुछ समय ये बिंदु पी पर मिलते हैं, तो ये बिंदु पी है। तो हमें ये बताना है कि बिंदु पी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा पी है, तो मुझे ये वाली दूरी बतानी है, ये वाली, ठीक है। तो एक चीज देखना, ये पूरा 8 है, ठीक है, और ये मुझे एक ऐसा चाहिए, है ना। तो मैं 8 का अगर स्क्वायर करता हूं, है ना, तो मुझे एक नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा और वो इसके कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा,
तो मैं अगर ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो ऑप्शन के हिसाब से मेरे पास अगर मैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर करता हूँ, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो मेरे पास कर्ण आ जाएगा, कर्ण का जो स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 100, यानी कर्ण मेरे पास क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से मेरा आंसर है ऑप्शन सी 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाली दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो एक वर्ड लिखा है एलेक्स, उसका कोड दिया है। ठीक है, तो मुझे एसयूडी का कोड चाहिए। तो देखो ए की जो कोडिंग है वो 1 होती है, तो उसने 1 का स्क्वायर किया है और उसको 3 डिजिट में लिखा है। तो 1 का स्क्वायर 001, ऐसे इसने एल का स्क्वायर, एल 12 पे आता है तो 12 का स्क्वायर किया इसने। ठीक है, 144। ई का स्क्वायर आता है 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 144 और 25 को 3 डिजिट में 025। और एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा 24 पे आता है तो 24 का स्क्वायर 576। तो ऐसे मुझे एस यू डी का बताना है। तो एस 19 पे आता है, 19 का स्क्वायर। ठीक है, 19 का स्क्वायर होता है 361। फिर यू 21 पे आता है, 21 का स्क्वायर होता है 441। और डी 4 पे आता है तो 4 का स्क्वायर 16 यानी 016। तो मेरा जो कोड बनेगा वो बनेगा 361441016, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन है मेरे पास आज का। तो इसमें ना एक बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों का एक समूह है, यानी कुछ लोग हैं, इनका एक ग्रुप है। तो इसमें बोला है कि 6 लोग जो हैं ये हिंदी बोलते हैं, 15 स्पेनिश बोलते हैं और 6 इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, और 2 आदमी कोई भी 2 भाषा बोल सकते हैं और एक आदमी तीनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो समूह में कुल कितने आदमी हैं? तो देखो ये वेन डायग्राम से सॉल्व होता है। तो मैं ये और ये बना दूं। तो ये मेरा हिंदी वाला है, ये मेरा इंग्लिश वाला है और ये स्पेनिश वाला है। तो उसने बोला है कि अब देखो मैं अगर यहाँ पे देखो ना, ये इतना पोर्शन केवल हिंदी बोलने वाले। अब देखो हिंदी बोलना और केवल हिंदी बोलना इसमें फर्क है। तो उसने बोला कि 6 आदमी हिंदी बोलते हैं, तो ये 6 बोलते हैं, ये इंग्लिश भी 6 बोलते हैं और 15 मेरे स्पेनिश बोलते हैं। तो तीनों भाषा जो बोलने वाले वो एक आदमी है और कोई भी 2 भाषा बोलने वाले 2 आदमी है। तो अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ तो देखो 6 में से 1-2 तो कॉमन लैंग्वेज बोलते। तो अगर मैं केवल हिंदी देखूं, ये केवल वाली कंडीशन है, कौन सी वाली? ये वाली, ये केवल वाली। तो 3 लोग केवल हिंदी बोलेंगे। केवल स्पेनिश देखो तो एक आदमी तीनों भाषा बोलता, तो केवल स्पेनिश यानी इतना वाला पोर्शन ये मेरे पास आ जाएगा 40। और अगर मैं केवल इंग्लिश देखूं तो ये 3 में इधर भी माइनस कर दो तो 3 लोग। तो मेरे पास जो टोटल आदमी होंगे, टोटल जो व्यक्ति होंगे ग्रुप में, वो 3 + 2 + 1 + 3 और +14। ठीक है, ये 3, ये 2, ये 1, ये 3 और 14। तो कितना होगा? 3 2 5 1 6 3 9 और 9 और 14 होते 23। तो आंसर हमारा 23 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 23। ठीक है, इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने रीजनिंग के 10 क्वेश्चन देखे। ये वही 10 क्वेश्चन है जो पटवारी के पेपर में आए थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।